तबलीगी जमात के मुखिया ने बड़ा बयान दे दिया है और ये कहा है कि इस्लाम में किसी भी तरीके से ये जो प्रदर्शन कर रही हैं, ये जो चीज़ें कर रही हैं, ऐसे में इस्लाम में बगावत की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। वही दूसरी तरफ दिल्ली में आज वक्फ कानून के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम जो है पर्सनल लॉ के रिलेटेड और भी कई सारे लोग हैं जो कि विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, आखिर तबलीगी जमात के मुखिया ने क्या बयान दिया है, तबलीगी जमात के मुखिया ने आखिर क्या कुछ कहा है, जैसे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ओवैसी को आईना दिखाने का काम किया है। ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में चल रहे तबलीगी जमात के जलसे में जमात के प्रमुख मौलाना साद ने कहा कि इस्लाम देश से बगावत की इजाजत नहीं देता है और इस्लाम को मानने वाले लोग गलत काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मोमिनों को गलत काम छोड़कर सही राह पर चलना चाहिए। मौलाना साद ने आगे कहा कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ के कानून हमें मानने होंगे। सच्चा मोमिन ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और जो कानून के खिलाफ हो। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है ये बहुत बड़ा जो है, अगर आप कहेंगे कि बयान है, ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कही है कि इस्लाम भी कहता है कि इस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कुछ कानून है जो आपको मानने होंगे, वो देश के कानून है, उसे स्वीकार करना होगा। आप इस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, सड़कों पर नहीं उतर सकते, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। एक तरफ आप देखिए कि किस तरीके से मौलाना जो है इस तरीके का बयान दे रही है और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो एक मुस्लिम समुदाय है उनके लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़का रहे हैं, बयान दे रहे हैं। कल आपको बता दें कि साजिद रशीदी का भी बयान सुना था, उन्होंने भी इसी तरीके से बयान दिया था और कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी के पास वक्त की खुद की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भोले भाले मुसलमानों को बरगला कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि वो सड़कों पर उतरे, ताकि उनका फायदा हो सके। उन्होंने कहा था कि ओवैसी जैसे व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और अब आप देखिए कि मौलाना साद का भी यही कहना है कि इस्लाम भी कहता है कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन और इस तरीके का विरोध जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी देश का कानून है उसे सभी को मानना चाहिए। वही नई वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। वक्फ बचाओ अभियान के तहत ताला कटोरा स्टेडियम में तहफ़्फ़ुज़-ए-औक़ाफ़ कारवा यानी वक्फ की हिफाजत नाम से आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में जमात इस्लामी हिंद समेत देश भर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल हुए हैं। बैठक में वक्फ कानून के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से यह बैठक शुरू हुई है और इधर वक्फ कानून के विरोध के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति भी बोलते नजर आए कि लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा, अगर नहीं समझे कड़ी दवा का स्वाद चखना होगा। वहीं आपको बता दें कि AIMPLB के वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ है जो 7 जुलाई यानी 87 डे तक चलने वाला है। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। वक्फ कानून को लेकर AIMPLB की आपत्तियां क्या है ये जानिए। वक्फ संपत्तियों पर कब्जा, बोर्ड का दावा है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों को सरकार या व्यक्तियों के लिए हड़पना आसान बनाएगा। स्वायत्तता में कमी, नए कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और जिला कलेक्टरों को संपत्तियों का मूल्यांकन करने का अधिकार देने का विरोध किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन यानी AIMPLB का कहना है कि ये विधेयक संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि ये हिंदू और सिख धार्मिक संस्थानों के साथ समान व्यवहार नहीं करता है। अनुचित हस्तक्षेप, बोर्ड का मानना है कि वक्फ बोर्डों की शक्तियों को कम करना और सरकारी नियंत्रण बढ़ाना स्वीकार्य नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कई बार जो है जहर उगल चुके हैं। वक्फ कानून को लेकर उनका बयान हमेशा से रहा है काला कानून है, इसे खत्म करने के लिए जो बन पड़ेगा करेंगे और प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलेगा। क्या कुछ कहा था ओवैसी ने, एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 और 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है
इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़ास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले आएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज़ कर रहे हैं। तीसरा ये है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है, तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा ये है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमज़ोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा। अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ब्लैक लॉ है जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। जैसा कि आपने असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर हमेशा ही वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयान दिए हैं। वक्फ कानून को लेकर सरकार को घेरा है, मोदी सरकार को गलत ठहराया है, कहा है कि मोदी सरकार अपने फायदे के लिए ये कानून लेकर आई है, मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और ये जो कानून है ये काला कानून है। उन्होंने हाल ही में चेतावनी भी दी थी, कहा था कि किसानों की तरह आंदोलन देखने के लिए मिलेगा, किसानों की तरह आंदोलन करेंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। इसी तरह आपने देखा कि किस तरीके से तबलीगी जमात के जो मौलाना हैं उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने एक स्ट्रेट मैसेज जो है वो देने का काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग वक्फ कानून को लेकर एक मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि इस्लाम में बगावत की इजाज़त ही नहीं है। तबलीगी जमात के मुखिया का ये बहुत बड़ा बयान है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस्लाम में बगावत की इजाज़त नहीं दी गई है, देश से बगावत की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। कानून जो भी है उसे मानना होगा, देश के कानून को आपको मानना ही होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ओवैसी जैसे नेता जहां इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही हैं, भ्रम फैला रही हैं। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध ने किस तरीके से एक ऐसा रूप ले लिया कि मुर्शिदाबाद से आज हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं, वहां पर स्थिति गंभीर है, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं की स्थिति गंभीर है। और इसी वजह से ये तो साफ है कि एक तरह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट को अग्रेसिव बनाने के पीछे कई लोगों का दिमाग और कई लोगों की झूठी अफवाहें और कई लोगों के हेट स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। और जिस तरीके के बयान असदुद्दीन ओवैसी देते रहते हैं, कभी सार्वजनिक मंच से, कभी मीडिया के सामने, कभी जो है खुद सामने आकर जो है बना कर कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल कर लेकर आते हैं। काला कानून, विरोध प्रदर्शन किसानों की तरह करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे वापस लेने के लिए। इन सभी तरीके के बयान पर जो मौलाना साद का बयान है, ये उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहा है कि आप इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम भी कहता है कि आपको बगावत की इजाज़त नहीं है, जो भी देश का कानून है उसे मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, बयान भी आपने सुना है, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।